हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। लास्ट टॉपिक बचा उसमें और वह है शिशु जन्म प्रसव। हमने मानव जनन के स्टूडेंट चरण लिए थे 6 चरण। युग्मक जनन कंप्लीट, विरसेचन कंप्लीट, फिर निषेचन टॉपिक आया कंप्लीट, फिर इम्प्लांटेशन आरोपण वो भी डन हो गया। उसके बाद गर्भकाल फिनिश। अब लास्ट टॉपिक बचता है पार्चुरेशन शिशु जन्म। गर्भकाल में हमें पता है स्टूडेंट पहले महीने के समाप्त होने पर हार्ट बनेगा, दूसरे महीने के समाप्त होने पर डिजिट्स और लिम्स बनेंगे, तीसरे महीने के समाप्त होने पर मुख्य अंग व तंत्र बनेंगे जैसे बाह्य जननांग। 5वें महीने के दौरान स्टूडेंट प्रथम गतिशीलता देखने को मिलेगी, फास्ट मूवमेंट, साथ के साथ सिर के ऊपर बालों का आना। 6ठे महीने के समाप्त होने पर यानी कि 24वें हफ्ते के समाप्त होने पर जी स्टूडेंट तब बनेगा। इसके अंदर स्टूडेंट पूरे शरीर पर पतले बालों का आवरण आ जाएगा पूरे शरीर पर, और साथ में आईलिड्स पृथक हो जाएगी, पलकों पर पतले बाल आईलिशेस आ जाएंगे। डन। गर्भकाल की अवधि मनुष्य में 9 महीने है स्टूडेंट, ये भी हमने तैयार कर लिया टॉपिक। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है शिशु जन्म पार्चुरेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट अब हम प्रसव यानी पार्चुरेशन, इंग्लिश में प्रसव और शिशु जन्म हिंदी में बोल, वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे को पूर्ण विकसित भ्रूण को, पूर्ण विकसित शिशु को गर्भाशय से जन्म नाल से होकर बाहर निकालने की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि है। प्रसव एक तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है स्टूडेंट कि बच्चा पूरा विकसित हो गया और उसे बाहर निकालने का समय आ गया, यानी कि प्रसव का समय आ गया। ये पता कैसे चलता है, इसके संकेत कैसे आते हैं? तो डबल स्टार, प्रसव के संकेत उत्पन्न होते हैं पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से। मां का इसमें कोई योगदान नहीं है, संकेत देने का काम, सिग्नल्स। प्रसव के लिए सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से। ऑल इंडिया पीएमटी में 2 बार आ गया, फिर रिपीट होगा, इसलिए डबल स्टार एनसीईआरटी की लाइन। प्रसव यानी शिशु जन्म के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से। डन। बोलिए हाँ या ना स्टूडेंट। तो हमारे पास एक अच्छा टॉपिक तैयार। आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है शिशु जन्म प्रसव, चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन। गर्भावस्था पूर्ण होने पर शिशु के बाहर आने की घटना प्रसव कहलाती है। जी हाँ स्टूडेंट, इसे शिशु जन्म भी कहते हैं। डन, पहला स्टार। दूसरा, प्रसव एक जटिल तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र जितना योगदान रखता है उससे कई ज्यादा योगदान हार्मोन्स का होता है, इसलिए तंत्र अंतःस्रावी। जी हाँ स्टूडेंट, हार्मोन का योगदान भी है। अगला डबल स्टार, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है आपको। और वो लाइन ये रही, प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित भ्रूण व प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट। डन। अब प्रसव की घटना होती कैसे स्टूडेंट, कौन कौन से हार्मोन योगदान देते हैं, जरा स्टार्ट मैं आपको बता दूं और कैसे होगा, ध्यान से सुने स्टूडेंट। प्रसव के समय स्टूडेंट कौन कौन से हार्मोनों का योगदान होगा, क्या उसको पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए हम इसको रफली ऐसे समझे कि ये गर्भाशय है स्टूडेंट, शॉक, और ये जन्म नाल है स्टूडेंट, सर्विक्स और वेजाइना। डन स्टूडेंट। मान लीजिए हम ऐसे समझे कि भ्रूण जो है वो इस तरीके से चिपका हुआ है स्टूडेंट, ये गर्भाशय और इससे भ्रूण इस तरीके से प्लेसेंटा द्वारा जुड़ रहा है स्टूडेंट, ये प्लेसेंटा मान लीजिए, और इससे पूर्ण विकसित भ्रूण जुड़ा हुआ है, ये भ्रूण है। अब एक बात बताइए आप, अगर इस भ्रूण को बाहर निकालना है तो हमें कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, अब हमें उस पर ध्यान देना है।
इस भ्रूण को बाहर निकालना है तो कौन कौन सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुने सब लोग। क्या होगा, प्रक्रिया कौन कौन सी। आपको नहीं लगता कि सबसे पहले ये प्लेसेंटा यानी कि भ्रूण का गर्भाशय से पृथक्करण होना चाहिए, भ्रूण का गर्भाशय से पृथक्करण होना चाहिए, प्लेसेंटा को यहाँ पर थोड़ा सा गल जाना चाहिए, पृथक हो जाना चाहिए, पहला काम यह होना चाहिए। उसके बाद जब भ्रूण गर्भाशय में आ गया है, फ्री है, अब गर्भाशय भ्रूण को नीचे की ओर धकेले, यानी दूसरा काम होना चाहिए भ्रूण को नीचे धकेला जाए, शॉर्ट। फिर तीसरा काम क्या होना चाहिए स्टूडेंट, भ्रूण का आकार इस जन्म नाल से बड़ा है तो जन्म नाल विस्तारित होनी चाहिए स्टूडेंट, डबल स्टार, जन्म नाल ऐसे विस्तारित होनी चाहिए। तीसरा काम ये होना चाहिए। तो 3 काम होंगे, जब जाके बच्चा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट और शिशु जन्म की प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब ये 3 काम कैसे होंगे, जरा स्टार्ट करते हैं। क्लियर करूं, आप बोलो तो स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट कैसा हो रहा है, क्या उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। शिशु जन्म के समय क्या होगा, जब स्टूडेंट शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, जब शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो स्टूडेंट उसकी एड्रिनल ग्रंथि से कॉर्टिसोल हार्मोन का स्रावन होगा। और कॉर्टिसोल हार्मोन क्यों आएगा, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि को उत्तेजित किया जाएगा और यह पीयूष ग्रंथि के एसीटीएच से होगा। यानी शुरू से सुने स्टूडेंट कि हाइपोथैलेमस से और भ्रूण के हाइपोथैलेमस और प्लेसेंटा से एक स्पष्ट एक शब्द एक हार्मोन निकलता है CRH, जिसका बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टूडेंट, डन। और ये कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि पर जाता है स्टूडेंट, पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि से ACTH उत्पन्न होता है स्टूडेंट, स्रावित होता है। और ये ACTH स्टूडेंट एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को सक्रिय करता है, एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स पर कार्य करता है, और जिससे एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है, कॉर्टिसोल का स्रावन उच्च हो जाता है। ये लीजिए स्टूडेंट, मैं दोबारा बोल रहा हूं स्टूडेंट, CRH का बहुत बड़ा योगदान है। CRH शिशु जन्म के समय आएगा स्टूडेंट, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यह हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है स्टूडेंट, और ये फिर बच्चे के पीयूष ग्रंथि में जाकर उसको सक्रिय कर ACTH स्रावन हेतु उद्दीपित करता है। अब ACTH आता है, ACTH एड्रिनल ग्रंथि पर जाकर काम करता है और उससे कॉर्टिसोल आता है, बोलते हैं डन। अब कॉर्टिसोल आ गया उच्च मात्रा में, ये कॉर्टिसोल स्टूडेंट, कॉर्टिसोल यानी आज के बाद शिशु जन्म के समय कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है, डन। अब स्टूडेंट कॉर्टिसोल आ गया, इस ये कॉर्टिसोल प्लेसेंटा में जाता है और प्लेसेंटा में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, यानी डबल स्टार, शिशु जन्म के समय एस्ट्रोजन का स्तर उच्च होता है। जी हाँ स्टूडेंट, प्लेसेंटा अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावन करता है। शिशु जन्म के समय प्लेसेंटा एस्ट्रोजन का स्रावन बहुत बढ़ा देता है, गर्भावस्था की तुलना में भी शिशु जन्म में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। अब यह एस्ट्रोजन क्या करता है स्टूडेंट, यह एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के स्रावन को घटाता है, गिराता है, रुकवाता है। यानी एस्ट्रोजन का उच्च स्तर प्रोजेस्टेरोन के स्रावन को कम कराएगा, इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। यानी कि शिशु जन्म के समय डबल स्टार, इंपॉर्टेंट लाइन, प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कम होगा, शिशु जन्म के समय एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा। शानदार स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है। और प्रोजेस्टेरोन का स्तर अगर कम हो जाएगा तो प्लेसेंटा टूटने लगेगा, शिशु पृथक होने लगेगा प्लेसेंटा से। यानी हमारा फंक्शन नंबर 1 जो हम बोल रहे थे कि प्लेसेंटा पृथक होना चाहिए, प्लेसेंटा टूटना चाहिए, उस काम को करने के लिए प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा। डबल स्टार, शिशु जन्म के समय, प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है। पहले एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ेगा और उससे प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा। डबल स्टार, नहीं आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाने जा रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लाइन के साथ।
और वो क्या लाइन है, जरा इधर सुनना कि अगर मैं आपसे प्रसव के समय बात करूं स्टूडेंट, प्रसव के समय डबल स्टार जी, तो आप मुझे बता सकते हैं सर प्रसव के समय प्रोजेस्टेरोन जो होगा, प्रोजेस्टेरोन इसका स्तर बहुत गिर जाएगा और प्रसव के समय एस्ट्रोजन दूसरा हार्मोन अगर मैं पूछूं आपसे तो आपका जवाब जाएगा बढ़ जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट इसको बिल्कुल अलग करके बात करूं मैं अगर आपसे, ये इस जगह पे एक टॉपिक और लेकर, और उसका नाम था स्टूडेंट गर्भावस्था। गर्भावस्था के समय प्रेगनेंसी 9 महीने, तो स्टूडेंट डबल स्टार की गर्भावस्था के समय अगर बात की जाए तो आज जवाब जाएगा गर्भावस्था में भी स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन उच्च होता है। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन उच्च होगा और गर्भावस्था में एस्ट्रोजन भी उच्च होता है। जी हाँ स्टूडेंट, एस्ट्रोजन भी उच्च होता है। तो आज के बाद शानदार टॉपिक, गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, 9 महीने पूरे, शिशु जन्म के समय प्रोजेस्टेरोन निम्न, एस्ट्रोजन उच्च। हर महीने फीमेल में रज चक्र होता है, रज चक्र की स्त्रावी प्रावस्था में प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, डन। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निम्न कब होते हैं? दोनों निम्न कब? रक्त स्त्रावण प्रावस्था में। राज्य चक्र की रक्त स्त्रावण प्रावस्था वो प्रावस्था होती है जिसमें दोनों निम्न होते हैं। डन, हमारा पहला काम क्लियर हो गया, प्रोजेस्टेरोन का स्तर उच्च हो गया। हम एक और बात लिख लेते हैं, चाहे तो अभी हमने पढ़ा कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन जो है स्टूडेंट वो भी उच्च होता है प्रसव के समय। कोर्टिसोल हार्मोन स्टूडेंट डबल स्टार गर्भावस्था में भी उच्च है जी, गर्भावस्था में भी कोर्टिसोल उच्च होता है, प्रसव के समय भी कोर्टिसोल उच्च होता है। दोबारा, बच्चे की एड्रिनल कॉर्टेक्स से कोर्टिसोल का स्रावण होता है। ये कोर्टिसोल स्टूडेंट प्लेसेंटा द्वारा एस्ट्रोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्लेसेंटा से उच्च मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। तो शिशु जन्म के समय एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यह एस्ट्रोजन का उच्च स्तर प्रोजेस्टेरोन के स्रावण को घटाता है, गिराता जाता है और बंद कर देता है। यानी शिशु जन्म के समय एस्ट्रोजन उच्च और प्रोजेस्टेरोन निम्न, और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरने से प्लेसेंटा पृथक हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। डबल स्टार। अब स्टूडेंट अगला काम क्या होगा? अब माता की पीयूष ग्रंथि का रोल आएगा। अभी तक माता की पीयूष ग्रंथि का, माता के किसी ग्रंथि का रोल नहीं था, अब आया। अब इस समय माता की पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, डबल स्टार। माता की पश्च पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रवण होगा और उसका नाम ऑक्सीटोसिन रखा जाएगा। ऑक्सीटोसिन और एडीएच दो हार्मोन ऐसे हैं जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑक्सीटोसिन हमारे गर्भाशय की चिकनी पेशियों पे मायोमेट्रियम पर कार्य करता है और चिकनी पेशियों में संकुचन प्रारंभ करवाता है। शुरुआत में मंद संकुचन प्रारंभ होता है। जी हाँ स्टूडेंट, तो अब ऑक्सीटोसिन आएगा। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो शिशु जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा आपको? ऑक्सीटोसिन मुख्य शिशु जन्म हार्मोन है स्टूडेंट, मेन चाइल्ड बर्थ हार्मोन। ये गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करवा देता है। ऑक्सीटोसिन के आने से गर्भाशय में पहले मंद संकुचन होता है, धीमा। जी हाँ, और ये धीमा मंद संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसे प्रतिवर्त क्रिया कहा जाता है, खुद का स्त्रवण और तीव्र करवाना, जिससे ऑक्सीटोसिन उच्च मात्रा में आता है और अधिक ऑक्सीटोसिन के कारण संकुचन और तेज हो जाते हैं। गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन तीव्र होना, यह लेबर पेन, प्रसव पीड़ा कहलाता है स्टूडेंट, जो माता में होती है। शिशु जन्म के समय मां में जो दर्द स्टार्ट हो जाता है, प्रसव पीड़ा, वो ऑक्सीटोसिन के कारण होती है। लेबर पेन, प्रसव पीड़ा हार्मोन ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन प्रारंभ करेगा और जब गर्भाशय की पेशियों में संकुचन होगा स्टूडेंट, डबल स्टार, ये पेशियों में ये संकुचन होगा तो बच्चे को नीचे की ओर धकेला जाएगा। तो हमारा जो काम नंबर 2 था, बच्चे को नीचे धकेलना गर्भाशय से जन्म नाल की ओर, वो काम ऑक्सीटोसिन करेगा। यानी पहले तो प्लेसेंटा पृथक, ये काम कब हुआ? जब प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण गिर गया।
हाँ, अब काम नंबर 2 आया और वो काम था ये बच्चे को भ्रूण को नीचे धकेलना। ये काम कब हुआ? जब ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण बढ़ा। शानदार स्टूडेंट, डबल स्टार के साथ। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण बढ़ेगा तब जाके ये चीज होगी स्टूडेंट। ऑक्सीटोसिन का उच्च स्त्रावण शिशु जन्म करवाएगा। मुख्य शिशु जन्म हार्मोन ऑक्सीटोसिन, मुख्य गर्भावस्था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, अंडोत्सर्ग हार्मोन LH। डन। पूरे 9 महीने गर्भकाल में गर्भाशय की पेशियों में संकुचन नहीं होना चाहिए। पूरा 9 महीने गर्भकाल में स्टूडेंट गर्भाशय की पेशियों में संकुचन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गर्भपात हो जाएगा, बच्चा अंदर ही मर जाएगा। तो इसका मतलब गर्भकाल में कौन सा हार्मोन नहीं होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन अबॉर्शन हार्मोन है। गर्भकाल में प्रोजेस्टेरोन उच्च, ऑक्सीटोसिन नहीं। शिशु जन्म के समय ऑक्सीटोसिन उच्च, प्रोजेस्टेरोन नहीं। डन। जोरदार स्टूडेंट। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन मुख्य शिशु जन्म हार्मोन, और यह हार्मोन गर्भकाल के दौरान नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट हमारा जो ये चल रहा है प्रसव के समय, तो अगला हम लिख सकते हैं ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन जो होता है ये हार्मोन प्रसव के समय अधिक मात्रा में होता है, पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था के समय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन गर्भावस्था में नहीं। डन। शिशु जन्म के समय मुख्य हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। आइए आगे बढ़े। ये यहाँ तक आप थ्योरी पे लेते हैं स्टूडेंट। प्रसव के दौरान निम्न हार्मोन में परिवर्तन, एस्ट्रोजन का स्तर उच्च हो जाता है जो गर्भाशय की मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन के संवेदनांक को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरोन के स्तर को कम करता है। पहला कदम। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है। जी हाँ स्टूडेंट, शिशु जन्म के समय प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाएगा। दूसरा भी फिनिश हुआ। तीसरा स्टूडेंट, अब माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों में संकुचन करवाता है। ऑक्सीटोसिन के संवेदनांक गर्भाशय की मायोमेट्रियम में स्थित होते हैं और मायोमेट्रियम में संवेदनांक होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन वहां जाता है और गर्भाशय की पेशियों में संकुचन करवाता है जिससे बच्चे को नीचे धकेला जाता है। जी हाँ, या गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्त्रावण को प्रेरित करता है। इसे ऑक्सीटोसिन का पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। इससे गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है जिसे लेबर पेन कहते हैं, जिससे बच्चे को नीचे की ओर धकेला जाता है। डबल स्टार। लेबर पेन हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लेबर पेन हार्मोन कोई पूछे आज के बाद तो ऑक्सीटोसिन जवाब जाएगा स्टूडेंट। जोरदार। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है स्टूडेंट। नेक्स्ट, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? श्योर। तो स्टूडेंट शिशु जन्म के समय कौन कौन से हार्मोन का क्या लेना देना हो रहा वो समझाया आपको। अब एक हार्मोन और बचा है स्टूडेंट, वो आएगा और वो हार्मोन है रिलैक्सिन। स्टूडेंट रिलैक्सिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है फीमेल की, उसको ढीला कर देता है उसके तंतु, या जिससे कि योनि द्वार जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी जन्म नाल बर्थ नाल के नाल को चौड़ा कर देता है, उसको विस्तारित कर देता है ये रिलैक्सिन हार्मोन। स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि ये भी जरूरत है कि इसको थोड़ा सा रास्ते को चौड़ा किया जाए, विस्तारित किया जाए, तो ये काम रिलैक्सिन हार्मोन करेगा। रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ नाल जन्म नाल को विस्तारित कर देता है, डायलेट कर देता है, प्रसारित कर देता है जिससे शिशु जन्म हो सके। तो शिशु जन्म के समय रिलैक्सिन का स्रावण भी बढ़ता है। रिलैक्सिन हार्मोन के स्रोत है एक तो अंडाशय स्टूडेंट, अंडाशय में कॉर्पस लूटियम डालता है रिलैक्सिन थोड़ा, और एक प्लेसेंटा। रिलैक्सिन का स्रोत अंडाशय और प्लेसेंटा। रिलैक्सिन जन्म के समय स्टूडेंट जो है जन्म नाल को प्रसारित करने का काम करता है। जी हाँ, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है स्टूडेंट, हम श्रोणी मेखला जो होती है, दोनों श्रोणी मेखला के दोनों अर्धांश आपस में एक उपास्थि द्वारा जुड़े होते हैं, उसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। उस पर जाके काम करता है जिससे कि श्रोणी मेखला ये संधि ढीली हो जाती है और जन्म नाल प्रसारित हो जाती है। तो योनि द्वार को जन्म नाल को प्रसारित करने में रिलैक्सिन का रोल। शिशु जन्म के समय अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट रिलैक्सिन अगला हार्मोन है और ये हार्मोन भी आएगा स्टूडेंट रिलैक्सिन, और ये हार्मोन का स्रावण बढ़ जाएगा। डबल स्टार। शॉर्ट। रिलैक्सिन हार्मोन प्रोटीन का बना होता है
रिलैक्सिन हार्मोन का स्रोत अंडाशय वह प्लेसेंटा है। रिलैक्सिन शिशु जन्म के समय जन्म नाल को प्रसारित करता है और तीसरा काम रिलैक्सिन कर देगा। और इस तरीके से होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। अगला, प्लेसेंटा से रिलैक्सिन का स्रावण होता है जो बर्थ कैनाल को चौड़ा कर देता है, प्रसारित कर देता है। शॉर्ट, यह स्टूडेंट, हाँ या ना, जोरदार पॉइंट आपको पढ़ाया। तो शिशु जन्म के समय कौन कौन से हार्मोन है, क्या ये? एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन से स्टूडेंट, ये भी शिशु जन्म के समय आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी शिशु जन्म के समय आएगा स्टूडेंट, संकुचन करवाने के लिए यह हार्मोन भी उत्तेजित होता है। तो शिशु जन्म के समय कौन कौन से हार्मोन है, क्या वो मैंने आपको बताया। रिलैक्सिन का स्रोत कौन सा है स्टूडेंट? आज अगर हम बात करते हैं अब, तो हमारे पास एक पॉइंट आया, शिशु जन्म हार्मोन। शिशु जन्म हार्मोन इज इक्वल टू ऑक्सीटोसिन 1, 2, गर्भावस्था हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, गर्भावस्था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अगला स्टूडेंट, प्रसव पीड़ा हार्मोन, लेबर पेन, ऑक्सीटोसिन, चार, डन। प्रसव पीड़ा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग, ऑक्सीटोसिन। 14, दुग्ध संश्लेषण हार्मोन, और दुग्ध संश्लेषण हार्मोन की बात की जाएगी तो प्रोलैक्टिन, अगला अंडोत्सर्ग हार्मोन, LH, डन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे स्टूडेंट। कौन कौन सा हार्मोन क्या करेगा स्टार्ट? शिशु जन्म हार्मोन, गर्भावस्था हार्मोन, सब आज तैयार। तो शिशु जन्म के समय एस्ट्रोजन उच्च, प्रोजेस्टेरोन निम्न, ऑक्सीटोसिन उच्च, रिलैक्सिन उच्च, कॉर्टिसोल उच्च, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी स्रावण बढ़ेगा जी। गर्भावस्था के समय बात करें, प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, ऑक्सीटोसिन गायब, LH गायब, FSH गायब, डन। गर्भावस्था के दौरान थायरॉक्सिन उच्च, कॉर्टिसोल हाई उच्च, प्रोलैक्टिन उच्च। प्रोलैक्टिन हार्मोन शिशु जन्म के समय नहीं मिलेगा। या स्टूडेंट, तो हमने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो है पार्चुरेशन, प्रसव, शिशु जन्म, कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। आज तैयार। शिशु जन्म के लिए जो प्रसव के लिए जो संकेत उत्पन्न होते हैं वो होते हैं पूर्ण विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से। प्रसव एक तंत्रिका अंतःस्रावी क्रिया विधि है और इसके समय कौन कौन से हार्मोन है वो तैयार। क्लियर? हाइपोथैलेमस से सीआरएच आता है, वो पीयूष ग्रंथि पे जाता है, पीयूष ग्रंथि से एसीटीएच आता है, एसीटीएच एड्रिनल कोर्टेक्स पे जाता है और उसे कोर्टिसोल डालने के लिए बोलता है। कोर्टिसोल का स्तर बढ़ता है और ये कोर्टिसोल प्लेसेंटा में जाता है, प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन में बदल देता है और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। उच्च मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण प्लेसेंटा करता है जो कि प्रोजेस्टेरोन के स्तर को गिराता है, तो निम्न प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरता जाता है।
माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावन बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन के संवेदक गर्भाशय की चिकनी पेशियां यानी मायोमेट्रियम पर होते हैं। प्रसव पीड़ा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। शिशु जन्म हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। ये बच्चे को गर्भाशय से नीचे जन्म नाल की ओर धकेलता है। डन। यह ऐसा प्रसव शिशु जन्म टॉपिक मेरे को लग रहा है क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास प्रसव वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अगर हम बात करेंगे तो अगले टॉपिक की उसमें यह है स्टूडेंट कि बच्चे के बाहर निकलने के बाद जो प्लेसेंटा गर्भाशय की भित्ति पर चिपक रहा है फिर उसको भी निकाला जाता है। तो शिशु जन्म के बाद ऑक्सीटोसिन का एक तीव्र स्रावन होता है और उसके कारण प्लेसेंटा को भी गर्भाशय से बाहर योनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डन, बोलिए कंप्लीट यहां तक का। अब एक बात बताता हूं स्टूडेंट, बच्चा पैदा होने के बाद स्टूडेंट बच्चे के परिवर्धन हेतु मां के स्तनों में दूध का संश्लेषण व निष्कासन होता है और इसे कहते हैं लैक्टेशन पीरियड, दुग्ध काल। शिशु जन्म के बाद दुग्ध काल होता है। इसकी अधिकतम सीमा 6 महीने तक देखी गई है स्टूडेंट। दुग्ध काल में स्टूडेंट, दुग्ध काल लैक्टेशन पीरियड इंग्लिश में दुग्ध काल शिशु जन्म के बाद प्रारंभ होता है। स्तन ग्रंथि से बच्चे के परिवर्धन हेतु दूध का संश्लेषण व स्रावन निष्कासन होता है और इस समय स्टूडेंट प्रोलैक्टिन हार्मोन उच्च होता है और यह प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है जो स्तन ग्रंथियों में दूध का संश्लेषण करवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन आने के कारण दुग्ध काल में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एफएसएच और एलएच इनका स्रावन नहीं होता। यानी आप एक बात बहुत गंभीरता से लेना स्टूडेंट कि आने वाले शिशु जन्म के बाद आने वाले 6 महीने ऐसा माना जाता है कि एफएसएच एलएच गोनेडोट्रोपिन हार्मोन नहीं है तो फिर अंडाशय में पुटिकाओं का परिवर्तन नहीं होगा और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो रज्जु चक्र फिर नहीं होगा। डबल स्टार। यानी आज मैं आपको एक बात बताता हूं बहुत लॉजिकल कि अगर कोई महिला गर्भस्थ हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसमें 15 महीने तक अंडों का परिवर्तन नहीं होगा, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, रज्जु चक्र नहीं होगा। आपने कहा क्यों? तो अब आप देखो 9 महीने तो गर्भावस्था चलेगी, बोला हाँ या ना, और 9 महीने गर्भावस्था चलेगी तो एफएसएच एलएच नहीं आएंगे क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उच्च है जो एफएसएच एलएच के स्रावन को रोक देगा। डन। तो इस दौरान गर्भावस्था 9 महीने, फिर 9 महीने गर्भावस्था के बाद शिशु जन्म हुआ और फिर शिशु जन्म के बाद दुग्ध काल आ गया जो 6 महीने लगभग चला, लैक्टेशन पीरियड। तो 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी पीरियड और 6 मंथ्स का लैक्टेशन पीरियड, 9 महीने गर्भकाल, 6 महीने दुग्ध काल, टोटल 15 महीने और 15 महीने एफएसएच 0, एलएच 0, अंडोत्सर्ग नहीं होगा, अंडों में पुट्टी के परिवर्तन नहीं होगा और रज्जु चक्र नहीं होगा। हाँ या ना? जोरदार। इसीलिए स्टूडेंट इस 6 महीने के लैक्टेशन पीरियड को लैक्टेशनल एमिनोरेगिया चैप्टर नंबर 4 में ये एक प्राकृतिक विधि में ये वो समय है जब रज्जु चक्र नहीं होगा। तो इस समय अंडों का परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए रज्जु चक्र नहीं है। तो इस समय स्टूडेंट निषेचन की संभावना नहीं है। अगर शुक्राणु चला भी गया तो अंडा तो उपलब्ध ही नहीं, निषेचन नहीं होगा। नहीं आया समझ में? जोरदार। एक और बात बताता हूं, दुग्ध काल के प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक काल में स्तनों से गाढ़ा पीला दूध निकलता है स्टूडेंट जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं जो बच्चे के परिवर्धन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस कोलेस्ट्रम में उच्च प्रोटीन होता है और उच्च एंटीबॉडी होती है। भरपूर मात्रा में एंटीबॉडी है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो बच्चे के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जरूरी है। आईजीजी एंटीबॉडी स्टूडेंट, आईजीए एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज होती है 9 महीने गर्भकाल के दौरान मां से प्लेसेंटा से होकर आईजीजी एंटीबॉडी जाती है स्टूडेंट। कौन सी एंटीबॉडी जाती है जरा वो बताना। आईजीजी ये तो प्लेसेंटा से होकर मां से बच्चे में गई। और अगला कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीए। ये एंटीबॉडी 5 एंटीबॉडी होती है स्टूडेंट। अगर आपको ये मैं याद कराऊं, आईजी1, आईजीजी, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम, हमारे शरीर में 5 एंटीबॉडी है स्टूडेंट। ये लीजिए
उनमें से दूध में IgA है और मां से बच्चे में 9 महीने में जो गई IgG है वो। तो कोलेस्ट्रॉल में ये होती है। आइए अब पढ़ते हैं स्टूडेंट, जोरदार टॉपिक। तो बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथि दूध का स्त्रवण प्रारंभ करती है और इसे लैक्टेशन पीरियड दुग्ध काल कहा जाता है। दुग्ध काल स्टूडेंट, दुग्ध काल के दौरान प्रोलैक्टिन का स्तर उच्च होता है जिससे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन FSH LH मुक्त संदमित नहीं होते, इसलिए लैक्टेशन पीरियड में FSH और LH नहीं होते हैं। डबल स्टार श्योर। इस कारण लैक्टेशन पीरियड दुग्ध काल में अंडोत्सर्ग, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, पुटी के परिवर्तन नहीं होगा। डबल स्टार स्टूडेंट, ये सब नहीं होगा। ना अंडोत्सर्ग होगा, ना रज चक्र होगा, ना पुटी के परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट दुग्ध काल में। और जो कोलेस्ट्रॉल आया प्रारंभिक दूध स्टूडेंट, उसमें बेस्ट प्रोटीन होते हैं और एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी? IG है। गाढ़ा पीला दूध स्तनों से निकलता है शिशु जन्म के बाद। कुछ प्रारंभिक दुग्ध काल के प्रारंभिक समय में जो बच्चे के लिए परिवर्तन हेतु बहुत जरूरी है। बोलिए डन श्योर स्टूडेंट। शिशु जन्म के बाद भी प्लेसेंटा को गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाता है। ये लाइन मैंने आपको वैसे बता दी। ये तैयार, यानी 15 महीने तक एक महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई तो 15 महीने तक अंडोत्सर्ग नहीं होगा, रज चक्र नहीं होगा, FSH LH नहीं होगा और अब उसमें गर्भधारण नहीं होगा। जी हाँ, जोरदार। शुरू के 9 महीने तो गर्भा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण और बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण FSH LH नहीं आ रहे। यह टॉपिक स्टूडेंट, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया स्टूडेंट। और इस तरीके से प्रसव शिशु जन्म नाम का एक टॉपिक और NCERT पूरी तैयार हमारी। तो दुग्ध काल में रज चक्र और अंडोत्सर्ग नहीं होता है, इसलिए निषेचन की संभावना नहीं होती है। इस समय शुक्राणु चला भी गया तो अंडा नहीं होने से निषेचन नहीं होगा। डबल स्टार। तो ये पूरा टॉपिक आज हार्मोन का पूरा कंप्लीट मामला ये स्टार्ट। गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, कोर्टिसोल उच्च, थायरॉक्सिन उच्च, प्रोलैक्टिन उच्च, ऑक्सीटोसिन 0, FSH 0, LH 0। शिशु जन्म के समय अब कोर्टिसोल भी उच्च है, ऑक्सीटोसिन भी उच्च है, एस्ट्रोजन भी उच्च है। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन गर्भावस्था में भी कॉमन है और शिशु जन्म के समय भी उच्च। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था तथा शिशु जन्म दोनों में उपलब्ध होगा? आंसर बताओ। एक ये देखो, आपको क्वेश्चन देता हूं जोरदार स्टूडेंट। आप स्टार्ट। कौन सा हार्मोन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए? कौन सा हार्मोन प्रसव तथा गर्भावस्था दोनों में उच्च मात्रा में होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। और अब हमें आंसर पता होना चाहिए साहब। तैयार करें। आपने कहा फर्स्ट, मैंने कहा प्रोजेस्टेरोन, पहला ऑप्शन जाएगा प्रोजेस्टेरोन आंसर। नो सर, प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था में उच्च है, शिशु जन्म के समय निम्न है। रॉन्ग। मैंने कहा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बताइए साहब। नो सर, ऑक्सीटोसिन शिशु जन्म के समय उच्च है, गर्भावस्था में नहीं है। मैंने कहा क्या इसका भी योगदान है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नो सर, प्रोलैक्टिन गर्भावस्था में उच्च है, शिशु जन्म के समय नहीं मिलेगा इतना ज्यादा मात्रा में। श्योर? और बताओ, और कोई लिख सकते हो? मैंने कहा FSH LH। नो सर, ये तो दोनों ही नहीं होंगे। मैंने कहा और बताओ ऑप्शन बताओ। कोर्टिसोल। यस, कोर्टिसोल है, शिशु जन्म के समय भी उच्च है, गर्भावस्था में भी उच्च है। मैंने कहा एस्ट्रोजन। यस, एस्ट्रोजन भी शिशु जन्म के समय भी उच्च है और उस समय भी उच्च है, गर्भावस्था में भी।
तो एस्ट्रोजन भी सही है, कॉर्टिसोल भी। डन। बहुत जोरदार स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमें तैयार होना चाहिए। कौन सा हार्मोन, कौन सा हार्मोन, अच्छा इसमें ये होता है निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव के समय उच्च है। तो इस क्वेश्चन में अगर ये कर देता मैं, मान लीजिए कौन सा हार्मोन प्रसव के समय उच्च है, इसको हटा दूं ये लोग, तो आपसे पूछा जाए प्रोजेस्टेरोन। नो सर, प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन प्रसव के समय उच्च नहीं होता। ऑक्सीटोसिन यस सर, प्रोलैक्टिन नो सर, नो सर, कोर्टिसोल यस सर, एस्ट्रोजन यस सर। डन। तो एक अच्छा क्वेश्चन तैयार। प्रसव और गर्भावस्था दोनों में कौन सा हार्मोन उच्च होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सब कुछ ले लिया। पूरा रिवीजन करवाना चाहूं, सारा हार्मोन का सब कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। कौन सा हार्मोन किसमें क्या है, कोशिका विभेदीकरण, गैस्ट्रुलावस्था में इम्प्लांटेशन, ब्लास्टुलावस्था में इम्प्लांटेशन, निषेचन के 7वें 8वें दिन बाद, योग्यतार्जन मादा जनन मार्ग में, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन एपिडिडाइमिस में, एनेट्रम गुहा, टर्शरी फॉलिकल और ग्रिफिन फॉलिकल में, लड़की में इनिबिन हार्मोन का स्रवण, कॉर्पस लूटियम तथा ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से। डन। गर्भावस्था में कौन सा हार्मोन निषेचन के बाद कौन सा हार्मोन कॉर्पस लूटियम को बनाए रखेगा, निषेचन के बाद पूछा है। गर्भावस्था में HCG, HCG ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। HCG प्रोजेस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करवाता है, कॉर्पस लूटियम को बनाए रखता है। अंडोत्सर्गी हार्मोन LH, शिशु जन्म हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्या जोरदार याद है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो आते हैं। तो मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन टॉपिक कंप्लीट। ठीक, ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और अब उस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस देता हूं आपको। उस पुराने क्वेश्चनों को लेते हैं जो पहले आए हुए 3-4 साल पहले के क्वेश्चंस लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा कितना तैयार है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जैसे 2016 में दिया गया नीट का, उस समय नीट 2 हुई थी, फेज 1 फेज 2। तो 2016 में प्रायोगिक रूप से मानव में निषेचन केवल तब संभव होता है जब, एनसीईआरटी की लाइन, निषेचन तभी संभव है जब शुक्राणु व अंडाणु एक साथ फैलोपियन नलिका के एम्पुला रीजन में, एम्पुला क्षेत्र में, एम्पुला स्टेमस क्षेत्र में आ जाए। यही हमारी बात है। तो स्टार्ट। फैलोपियन नलिका में अंडाणु के मुक्त होने के ठीक पश्चात शुक्राणु का योनि में नहीं स्टूडेंट, योनि में नहीं, फैलोपियन नलिका में आना। फैलोपियन नलिका के तुम्बिका स्टेमिक संधि स्टूडेंट, एम्पुला स्टेमिक रीजन बोला गया इसको, जंक्शन। आप इसको ओनली एम्पुलरी रीजन बोल सकते हैं, पहले ये था एनसीईआरटी में। तो स्टार्ट, एक साथ पहुंचाया जाए, बिल्कुल सही, यही बैठेगा स्टूडेंट। गर्भाशय ग्रीवा के तुम्बिका, नो गर्भाशय सर्विक्स वाले पार्ट में थोड़ी, सर्विक्स में थोड़ी। अगला गर्भाशय में नहीं स्टूडेंट। निषेचन तो हमेशा फैलोपियन नलिका में होता है। तो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड गया, जिसमें हम जानते हैं कि फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में शुक्राणु अंडाणु के पहुंचने पर निषेचन संभव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2016 में आया। गलत कथन का चयन करना है, गलत स्टूडेंट। और वो कौन सा है, FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है कि वो शुक्र जनन में सहायता करे। बिल्कुल स्टूडेंट, सर्टोली कोशिकाओं के कार्य को नियमन FSH करता है। ये स्पर्मियोजेनेसिस के समय कुछ फैक्टर स्थापित करती है सर्टोली कोशिका, जब वो FSH के कारण। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। LH अंडाशय से अंडोत्सर्ग करवाता है, ये भी सही स्टेटमेंट। LH व FSH पुटी के प्रावस्था के दौरान घटते, नो 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 नो, राज्य चक्र की पुटी के प्रावस्था में तो FSH LH का स्तर बढ़ता है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। LH लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्रवण को प्रारंभ करता है, यस। लेडिंग कोशिकाओं का नियमन LH, सर्टोली कोशिका का नियमन FSH, श्योर। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। उसने आपसे गलत पूछा है, एक स्टेटमेंट है तो वो ये रहा स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर गया थर्ड, LH व FSH पुटी के प्रावस्था के दौरान बढ़ते हैं, इसने दिया है घटते हैं, रॉन्ग हो गया। डन। और देखिए स्टूडेंट, वैसेक्टोमी कर दी। वैसेक्टोमी होता है शुक्र वाहिका को, शुक्र वाहिनी को, वास डिफरेंस को काट देना और बांध देना।
इसके बाद स्टूडेंट शुक्राणु आगे नहीं जाते स्खलन वाहिनी और इसमें, यही बात है ना। श्योर, ये तो वैसे टॉमिक से निषेचन प्रभावित होगा, लेकिन स्टूडेंट जो वीर्य है वो तो आएगा, उसमें शुक्राणु नहीं होंगे। वीर्य में बाकी वीर्य आएगा, लैंगिक उत्तेजना होगी, लैंगिक इच्छा होगी, पेनिस शीशन में इरेक्शन, ये सब प्रोसीजर सामान्य है। बस वीर्य में शुक्राणु नहीं होने से निषेचन नहीं होगा। वैसा टॉमी के संदर्भ में गलत कथन छाटी है, इसमें वास डिफरेंस को काटकर बांध दिया जाता है। सही कथन है, ये बंध्यता का व्युत्क्रम कम है। जी हाँ, एक बार अगर ये ऑपरेशन कर दिया स्टूडेंट तो जनरली ऐसा होता है कि रिवर्स नहीं। इस विधि का यही ड्रॉबैक है, रिवर्सिबिलिटी नहीं है, व्युत्क्रमता। शुक्र द्रव में कोई शुक्राणु नहीं मिलते, सही बात। वीर्य में कोई नहीं मिलेंगे, अधिवृषण में कोई शुक्राणु, नो 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 नो, अधिवृषण में तो शुक्राणु है, अधिवृषण के बाद वो आती है शुक्रवाहिका, तो वास डिफरेंस उसको काटा तो अधिवृषण में तो रहेंगे शुक्राणु। कथन गलत, अधिवृषण में कोई शुक्राणु, ये गलत, इसने गलत ही पूछा है, तो आंसर ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर गया 4। डन, श्योर स्टूडेंट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु के परिवहन के मार्ग को कौन कौन सही दर्शा रहा है? तो शुक्राणु का परिवहन का मार्ग आपको पता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस अधिवृषण, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। डन। अब ले लो आप कोई सा भी, रेटेटेस्टिस से चालू करा है तो रेटेटेस्टिस, फिर ये शुक्रवाहक, शुक्रवाहक मतलब होता है वासा डिफरेंस। रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, रॉन्ग हो गया है बिल्कुल नहीं। अपवाही नलिकाएं यानी वासा इफ्रेंशिया नहीं, पहले रेटेटेस्टिस आएगा फिर ये आएगा रेटेटेस्टिस, अपवाही नलिका, अपवाही नलिका का मतलब वासा इफ्रेंशिया। चलो ये सही बैठ रहा है, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, अधिवृषण, शुक्रवाहक, ये ठीक बैठा। अगला रेटेटेस्टिस, फिर अधिवृषण, नहीं 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 नहीं, ये पहले आएगा। तो ये रहा स्टूडेंट, हमारा क्रम तैयार हो गया। हमारा क्रम क्या था इसका? रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। क्वेश्चन का आंसर गया 3rd। ठीक क्वेश्चन, तो आप नोट ये करिए स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि तैयार नहीं है, इतना बढ़िया याद हुआ है। ठीक, यहाँ तक का क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2016 तक का कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन मैथ्स का कॉलम का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस साल जो क्वेश्चन नीट में है स्टूडेंट 2020 में, वो मैथ्स का कॉलम बहुत सारा है। मैथ्स का कॉलम का क्वेश्चन सही विकल्प छांटना है आपको। मोन्स प्यूबिस जानते हैं? मोन्स प्यूबिस, यस भाई, ये जननांग मादा का मोन्स प्यूबिस, वसीय ऊतक, ठीक है ना। मोन्स प्यूबिस, एनेट्रम, यस एनेट्रम गुहा, तृतीय फॉलिकल और ग्रेफिन पुटिका में पाई जाती है। ट्रोफेक्टोडम, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, बिल्कुल भ्रूणीय परिवर्धन के समय मिलती है। नैबन कार्ड, यस शुक्राणु का माइटोकॉन्ड्रिया वाला सर्पिलाकार क्रम से व्यवस्थित। तो स्टार्ट मोन्स प्यूबिस, इधर मिलाना आपको, तो मादा बाह्य जननांग, तो ए के साथ 3rd, एनेट्रम गुहा ग्रेफिन पुटिका में, बी के साथ 4th, ट्रोफोब्लास्ट भ्रूण निर्माण के दौरान देखने को मिलती है। नैबन कार्डाक्षत शुक्राणु के मध्य भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर। तो स्टूडेंट ये बैठ गया, ए के साथ 3rd, बी के साथ 4th, सी के साथ 1st, डी के साथ 2nd। आइए मैच करें, ए के साथ 3rd, बी के साथ 4th चाहिए था, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ए के साथ 1st, गलत। तीसरा ए के साथ 3rd, बी के साथ 4th, सी के साथ 1st चाहिए था, गलत। ए के साथ 3rd, बी के साथ 4th, सी के साथ 1st, डी के साथ 2nd, बिल्कुल सही। क्वेश्चन का आंसर गया 4। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, कौन कई हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कौन उत्पन्न करता है? स्टूडेंट पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन, HCG, HPL प्लेसेंटा से। जी हाँ, पैरापिन नलिका तो कोई हार्मोन नहीं डालते, पीयूष ग्रंथि से इनमें से कोई लेना देना नहीं है। अंडाशय से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, गलत। अपरा प्लेसेंटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
आंसर 4 हमने पढ़े थे, प्लेसेंटा के हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG, HPL, रिलैक्सिन, HCT, याद करो। अगला इनिबिन, बिल्कुल साफ, इनिबिन हार्मोन के बारे में बताना है। इनिबिन हार्मोन FSH के स्त्रावण को संदमित करता है। लड़के में यह सर्टोली कोशिका से आता है, लड़की में यह ग्रेनुलोसा कोशिका तथा कॉर्पस लूटियम से आता है। समाप्त इनिबिन के बारे में। अब आओ साहब इनिबिन के बारे में सही कथन छाटो। LH और FSH तथा प्रोलैक्टिन, नहीं, प्रोलैक्टिन कहां लेना देना, यह अंडाशय की कणी के कोशिकाओं से मुक्त होता है, सही बात है, और FSH के स्त्रावण को संदमित करता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। यह अंडाशय की कणी के कोशिकाओं से मुक्त होता है, सही बात है। LH के स्राव, LH नहीं, FSH, गलत। यह वृषण की सर्टोली कोशिकाओं से मुक्त होता है, सही बात है। LH के स्राव, LH नहीं, FSH, गलत। जोरदार, सिर्फ एक ही बैठा, जिसमें बिल्कुल सही लिख रहा है, तो आंसर गया सेकंड। इनिबिन अंडाशय की ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से मुक्त होता है और FSH के स्रावण को संदमित करता है। बोलो डन, तैयार मानो यहाँ तक। अगला क्वेश्चन 2017 का नीट का प्रीवियस योग्यतार्जन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? कैपेसिटेशन मादा जनन मार्ग, याद है हमें, तो कितनी बार पूछ लिया मैंने, मादा जनन मार्ग। जी हाँ स्टूडेंट, आंसर 4, बिल्कुल सिंपल। टेस्टिस में थोड़ी अधिवृषण में तो शुक्राणु क्रियात्मक परिपक्व होता है, थोड़ा बहुत योग्यतार्जन मानते, बाकी असली तो योग्यतार्जन मादा जनन मार्ग है, हमने लिखा हुआ स्टूडेंट। डन। योग्यतार्जन कहाँ होगा? मादा जनन मार्ग में मिलेगा स्टूडेंट, कैपेसिटेशन। ये क्वेश्चन हमारा तैयार। अगला आइए, जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमस GnRH किस पर कार्य करता है स्टूडेंट? हाइपोथैलेमस से निकलता है GnRH और ये अग्र पीयूष ग्रंथि पे जाता है और गोनेडोट्रोपिन FSH LH के स्त्रावण को मुक्त करवाता है। तो कहाँ काम करेगा? अग्र पीयूष ग्रंथि पर, यस, और LH तथा FSH के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। तो पहला ही बढ़िया बैठ गया। पश्च पीयूष नहीं, अग्र पीयूष, गलत। पश्च पीयूष नहीं, अग्र पीयूष ग्रंथि पर, अग्र पीयूष ग्रंथि पे जाता है LH और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन नहीं, LH और FSH, गोनेडोट्रोपिन, इसकी फुल फॉर्म यही है, रिलीजिंग हार्मोन। तो आज के बाद GnRH हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि में जाता है और गोनेडोट्रोपिन FSH LH जिन्हें कहते हैं उनके स्रावण को प्रेरित करता है। तो अग्र पीयूष ग्रंथि पे जाके क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट। डन करो स्टूडेंट। क्वेश्चन अगला आ जाओ बेटा। नेक्स्ट, सगर्भता बनाए रखने के लिए अप्रा कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? ओके, प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए तो स्टार्ट प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन, HCG, यस, HPL, यस, प्रोजेस्टेरोन, यस, प्रोलैक्टिन, नो, प्रोलैक्टिन हार्मोन यार चाहिए। अगला HCG, यस, HPL, यस, एस्ट्रोजन, यस, रिलैक्सिन, ये भी होगा। ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सीटोसिन का पीयूष ग्रंथि से, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, चारों बैठ गए, बिल्कुल सही है। HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड गैस से क्या लेना देना? नहीं। ये क्वेश्चन का आंसर जाएगा थर्ड। प्लेसेंटा के हार्मोन पूछे बार बार, प्लेसेंटा के हार्मोन तैयार हो गए, HCG, HPL, हाँ तैयार है ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCT, सब याद है हमें, श्योर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास यहाँ तक का ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ नीट का। डन। और देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस। एक ये वाला क्वेश्चन है, नीट 2018 में आया, शुक्राणु जनन में शुक्राणु नियन स्पर्मिएशन में क्या अंतर है? सुन रहे आप, ये इन दोनों का मीनिंग पूछा उसने, इनमें क्या अंतर है वो बताना हमें। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है शुक्र जनन नलिका यानी सर्टोली कोशिका से पृथक होना, यही होता है ना मीनिंग स्पर्मिएशन का। तो इधर देखिएगा स्टूडेंट, ये शुक्राणु जनन और में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणु में शुक्राणु बनते हैं, गलत। स्पर्मिएशन मतलब होता है सर्टोली कोशिका और सेमिनिफेरस ट्यूबल से पृथक होना, और शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु का निर्माण होना स्पर्मेटिड से। शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं जबकि शुक्राणु में शुक्राणु बनते हैं, गलत। स्पर्मेटिड नहीं बनते, इसका मतलब होता है स्पर्मेटिड, जी हाँ, बनते नहीं है कुछ भी। अगला आ जाओ, शुक्राणु जनन में शुक्राणु का सर्टोली कोशिका में शुक्र जनन नलिका की गुहा में विमोचन होता है, गलत, उल्टा, रॉन्ग।
शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, हाँ, जबकि शुक्राणु में शुक्राणु का सेट वाली कोशिका से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की गुहा में विमोचन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो शुक्राणु बनेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस बोल दो चाहे, इसमें स्पर्मेटेड से शुक्राणु बनेगा, और स्पर्मिएशन में क्या होता है, सेट वाली कोशिका से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मुक्त होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4। बहुत बढ़िया, याद है हमें। अगला क्वेश्चन, नर जनन तंत्र में शुगर। वापिस वही परिवहन का मार्ग पूछा है स्टूडेंट, वापिस तैयार है हमारा मामला। परिवहन का मार्ग पूछा, आपको पता पूरा परिवहन का मार्ग स्टूडेंट, हाँ या ना, बताइए जल्दी फटाफट। परिवहन का मार्ग कर सकते हैं हम सर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर शुक्रवाहिक वासा डिफरेंस एपिडिडामिस, रॉन्ग। वृषण, अधिवृषण, वास डिफरेंस, फिर स्खलन वाहिनी, वृषण नाल, नहीं, रॉन्ग। वृषण, अधिवृषण, फिर वास डिफरेंस, फिर रेटेटेस्टिस, नहीं। शुक्र जनन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, स्खलन वाहिनी, मूत्र मार्ग। यस स्टूडेंट, हमने यही पढ़ा था। डन, आंसर 4, हमें पूरा मार्ग याद है अच्छी तरह। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उससे रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडामिस, वास डिफरेंस, स्खलन वाहिनी, और फिर यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस से बाहर। 19 का क्वेश्चन था ये। एक और, अंडाणु में केंद्रक से सेकंड पोलर बॉडी कब निकलती है? सेकंड पोलर बॉडी मतलब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय पूरा हो तब सेकंड पोलर बॉडी निकलेगी, और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय का पूरा होता है अंडोत्सर्ग के समय? नहीं। जन्म के समय? नहीं। तो फिर कब होता है? होता है साहब फैलोपियन नलिका में निषेचन के समय, शुक्राणु के प्रवेश के बाद, केंद्रकों के संलयन से पहले। डबल स्टार, शुक्राणु का अंडे में प्रवेश से पहले नहीं, प्रथम विदलन के साथ नहीं, शुक्राणु के प्रवेश के बाद लेकिन निषेचन से पहले, यस, निषेचन के बाद नहीं। शुक्राणु प्रवेश कर जाएगा पर केंद्रकों का संलयन नहीं होगा, निषेचन नहीं हुआ पूर्ण, डबल स्टार। तो इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 19 का, और इसका आंसर जाएगा स्टूडेंट 3rd। जोरदार क्वेश्चन। अब ये स्टूडेंट यह है पेपर में, क्वेश्चन देखिएगा आप स्टार्ट। ये निम्न में से कौन सी ग्राफिक पट्टिका से अंडाणु का विमोचन करेगा? अंडोत्सर्ग कौन करेगा? अंडोत्सर्ग। तो अंडोत्सर्ग के समय LH उच्च, एस्ट्रोजन उच्च, FSH भी स्टूडेंट उच्च, प्रोजेस्टेरोन होगा ही नहीं। तो स्टार्ट। LH उच्च बोला है स्टूडेंट, निम्न नहीं, गलत। FSH उच्च मान सकते हैं, पर अंडोत्सर्गी हार्मोन LH है। एस्ट्रोजन उच्च, यस। प्रोजेस्टेरोन उच्च, प्रोजेस्टेरोन तो होता ही नहीं है। तो अंडोत्सर्ग के लिए के समय एस्ट्रोजन की सांद्रता उच्च होती है। आंसर गया 3rd, हमने पढ़ लिया था स्टूडेंट। एस्ट्रोजन की सांद्रता उच्च होने पर FSH LH के स्रावण को प्रेरित करता है, जिससे रच चक्र के मध्य में FSH LH उच्च का स्रावण उच्च हो जाता है, LH का स्रावण और ज्यादा होता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं। तो बस इसमें अगर LH उच्च आता तो LH जाता फिर, लेकिन एस्ट्रोजन उच्च दिया तो मजा आ गया स्टूडेंट। ये अभी भी आया क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन आया 2020 में, मैच द कॉलम का सही स्टूडेंट। प्लेसेंटा, जोना पेलुसिडा, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, लेडिंग कोशिका। स्टूडेंट स्टार्ट। जोना पेलुसिडा याद है क्या है? अंडे के ऊपर अंडावरण, लेडिंग कोशिका से बताया क्या स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन। श्योर। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि बताया क्या करती है? शीशन में लुब्रिकेशन का काम इसने। तो स्टार्ट। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ HCG हार्मोन, बिल्कुल। A के साथ सेकंड, जोना पेलुसिडा, इधर अंडाणु की परत है, तो B के साथ 3rd, जोना पेलुसिडा अंडे के ऊपर परत है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि शीशन में स्नेह का काम, C के साथ 4th, लेडिंग कोशिका एंड्रोजन स्रावित करती है। तो A के साथ सेकंड, B के साथ 3rd, C के साथ 4th, D के साथ 1st। आराम से मैच हुआ है। 2020 का क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट, A के साथ सेकंड इधर दिया है, पहले ऑप्शन में A के साथ 3rd दिया हुआ है, पहला ऑप्शन रॉन्ग। दूसरे ऑप्शन में A के साथ सेकंड दिया है, B के साथ 3rd, C के साथ 4th, D के साथ 1st, यही सही हो गया सेकंड। फिर भी A के साथ 3rd ऑप्शन में A के साथ 4th दिया है, रॉन्ग। 4th ऑप्शन में A के साथ 1st दिया है, रॉन्ग। एक ही में मैच हो गया, आंसर गया सेकंड। तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, और ये तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करा दिए। तो ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।